हेलो गाइज, वेलकम टू हैरी क्लासेज। आज हम लोग समसामयिकी का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। इसके पहले यदि इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लीजिए। वहाँ से आपकी बेसिक जो समझ है और बेसिक क्वेश्चन जो है आप सॉल्व करेंगे तो आपकी समझ में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगा। तो सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि यदि आप घटना चक्र या कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं यूट्यूब से, यदि आप पढ़ रहे हैं तो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो जो क्वेश्चन आपको याद है उसे तो रिवीजन कर लीजिए, लेकिन जो क्वेश्चन आपको याद नहीं है उसे एक नोटबुक पे ज़रूर लिखिए। इससे फ़ायदा आपका ये होगा कि अगली बार जब उसका रिवीजन करना होगा तो आप उस नोट्स के द्वारा बनाए हुए क्वेश्चन को जब याद कर लेंगे, जब सॉल्व कर लेंगे, तो अगली बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो क्या है, जो स्पीड इसका बढ़ा के जल्द से जल्द जो वीडियो 1 घंटे का है उसे आप आधे घंटे में देख सकते हैं, जिससे आपका समय की बचत होगी और आप अपने समय का दूसरे सब्जेक्ट में सदुपयोग कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात जो मैं बताया हूँ। आप लोग यूट्यूब से पढ़ते हैं लेकिन बार बार क्वेश्चन को रिवीजन करते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आपको याद नहीं है उससे एक नोटबुक पे नहीं लिखते हैं, फिर वो क्वेश्चन जैसे ही आगे बढ़ता है जो क्वेश्चन याद नहीं आपको भूल जाता है। तो मेरी बात, इस बात को गांठ बना के अपने दिमाग में रख लीजिए कि जो क्वेश्चन आपको याद नहीं है उसे एक नोटबुक पे जरूर लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो पारित किया गया था या प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित में से कथनों पे सही है, माने निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन सही है? तो पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था? हाँ, बिल्कुल था, ये सही है आपका। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करता है, तो ये भी सही है, क्योंकि जो उद्देश्य का होता है वो हमारे संविधान के बहुत सारे उद्देश्यों को पूर्ण करता है, यानी उनकी पूर्ति करता है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था, ये भी सही है, ये भारत के लोगों ने ही आदेशित किया था। और चौथा है, राज्य की मुखिया का जो मुखिया थे उनका प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। तो जो राज्य के मुखिया राष्ट्रपति होते हैं उनका जो निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से न होकर अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में दिया गया है। तो नीचे हम व्याख्या देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पे, भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों, संसद एवं विधानसभा के सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। कहने का तात्पर्य, जनता प्रत्यक्ष रूप से संसद और विधानसभा के सदस्यों को चुनता है और वही सदस्य जो होते हैं राज्य के मुखिया यानी राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से। इतना आप समझ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि भारतीय संविधान को बनाने हो तो भारतीय संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए? तो देखिए यहाँ पे 11 हुए हैं, लेकिन ऑप्शन में 11 नहीं दिया है, तो आप 12 को टिक कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में जो एक अधिवेशन हुआ है उसे 12वां माना जाता है। तो 11 और 12 जो भी होगा तो उसे आप क्लिक कर सकते हैं। इसकी व्याख्या हम देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। कितना? 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा था और कुल 11 अधिवेशन हुए थे। और कभी कभी अवधि पूछ देता है तो 165 दिन लगे थे इन अधिवेशनों को करने में। और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को अंगीकृत किया गया था। और 11वें अधिवेशन के अतिरिक्त संविधान सभा को पुनः 24 जनवरी 1950 ईस्वी की एक बैठक हुई, जबकि सदस्यों के द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रकार सही विकल्प क्या होगा? सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा में कितना समय लगा था? तो आपको पता है कि 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें भी मिलान करना है। देखिए, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? और राजस्थान की रियासतों के प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब बच जाता है कि प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो देखिए, प्रारूप समिति का जो सदस्य थे वो 7
थे। कितने थे? भीमराव अंबेडकर जो अध्यक्ष थे उनको लेकर 7 लोग थे। उसी में से एक सदस्य हैं के.एम. मुंशी। तो के.एम. मुंशी जो थे एक गैर कांग्रेसी सदस्य थे। अगर एग्जाम में बन जाता है क्वेश्चन तो बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को गलती कर देंगे कि प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी, यानी प्रारूप समिति जो बना था उनमें से एक सदस्य जो थे कांग्रेस के थे। तो वो कांग्रेस से क से कांग्रेस और क से के.एम. मुंशी, ऐसे मैं याद करने के लिए कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी दिमाग में एक क्वेश्चन लंबे समय तक बना रहे और आपकी आवश्यकता के अनुसार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो इसका क्या हो जाएगा? के.एम. मुंशी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष जो थे H.C. मुखर्जी थे। कौन थे? H.C. मुखर्जी थे। और लास्ट आपका सी का पहला हो जाएगा, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्यों का। देखते हैं हम आंसर क्या है नीचे। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन है? H.C. मुखर्जी। मैं पहले ही बता दिया हूँ, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन है? तो H.C. मुखर्जी हैं। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन है? तो के.एम. मुंशी है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। और राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो बी.टी. कृष्णामाचार्य थे। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। और इसमें कुछ समिति है उनके अध्यक्ष के बारे में चर्चा की गई है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान देंगे एक बार। संविधान सभा ने संघ संविधान समिति सहित कुल 8 प्रमुख समितियों का गठन किया है और संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नियम समिति, तो नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो मैं एक कोरिलेट करना चाह रहा हूँ कि इससे आपको लंबे समय तक याद रहे, मैं से बस इसका कोई आप लोग दूसरा अर्थ नहीं लगाएंगे। नियम समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यदि आप नियम से रहते हैं, सब कुछ काम नियम से करते हैं तो आप राज करेंगे। क्या करेंगे? राज करेंगे। अन्यथा आप नियम से नहीं रहते हैं तो राज नहीं कर पाएंगे। तो नियम समिति का जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो राज से राजेंद्र आप याद कर सकते हैं। संचालन समिति, यदि आप राज करेंगे तो आप कहीं ना कहीं संचालन करेंगे। क्या है? किसी भी चीज़ का यदि आप राज करते हैं तो आप किसी भी कार्य को किसी भी तरीके से किसी भी नियम का संचालन कराने की आपके अंदर भूमिका रहेगी। तो संचालन समिति से भी आप याद कर सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रियासत समिति, तो रियासत, यदि आप राज करेंगे तो आपके पास रियासत तो होगा ही, वेरी सिंपल है। अगर आप राज करते हैं तो रियासत होगा कि नहीं होगा? तो रियासत समिति का जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैं कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको क्वेश्चन दिमाग में फिट हो जाए और ज़रूरत पड़ने पे आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो रियासत समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रारूप समिति, मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग समिति, अनेक प्रकार के नाम है प्रारूप समिति के। तो इसके अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। और प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था 29 अगस्त, कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मूल अधिकार उप समिति, तो मूल अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी थे। क्या थे? जे.बी. कृपलानी। तो मूल अधिकार उप समिति, ध्यान में रखिएगा यहाँ पे, जे.बी. कृपलानी थे। मूल अधिकार उप समिति जो था वो जे.बी. कृपलानी उसके अध्यक्ष थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे। कौन थे? H.C. मुखर्जी थे। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रांतीय संविधान समिति, तो आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। तो दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ गया एग्जाम में, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसे थोड़ा आप लोग एक बार लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में कि मूल अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे जे.बी. कृपलानी और अल्पसंख्यक उस समिति के जो अध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी थे। तो एक बार रिवीजन कर लीजिए। मूल अधिकार उप समिति के जे.बी. कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के कौन थे? H.C. मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष आपको पता है कि प्रांतीय संबंधित जो भी बातें हैं, जो भी वार्ता हुई है, अधिकतर सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। तो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये देखिए यूपीएससी मेंस में पूछा है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव
अम्बेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के कितने अन्य सदस्य थे? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहाँ पे 7 क्लिक करते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या कह रहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप की समिति कितने अन्य सदस्य थे। तो क्वेश्चन की प्रकृति को आपको समझना है। आप यदि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा भी जल्दबाजी से पढ़ते हैं तो आप पक्का है 7 को क्लिक करके आएंगे, और 7 को किए तो आपका 1 नंबर गया, और वही 1 नंबर आपकी असफलता का कारण भी बन सकता है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, उसकी प्रकृति को समझिए और तब आंसर दीजिए। जब क्वेश्चन आप समझ लेंगे तो आंसर आपका समझिए 100% उम्मीद रहेगा कि क्वेश्चन आपका आंसर जो हो सही हो। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में अन्य जो सदस्य थे 6 थे। इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप समिति जो अन्य सदस्य थे 6 थे। कितने थे? 6 थे। पहले कौन थे? एन गोपाल स्वामी आयंगर। तो आप लोग इसे चाहें तो नोटबुक पे लिख सकते हैं, क्योंकि यदि एग्जाम में बन जाए क्वेश्चन इनमें से प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे, तो बहुत पढ़ने वाले लोगों इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे। तो इसे आप एक नोटबुक पे लिख लीजिए, ठीक है। तो पहले हैं एन गोपाल स्वामी आयंगर, दूसरे हैं आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर। दूसरे क्या है? आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर। तीसरे कौन है? के मुंशी, यही एक कांग्रेसी सदस्य थे। मोहम्मद सदुल्लाह, BL मित्र एवं DP खेतान, ये 6 अन्य सदस्य थे। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि BL मित्र के स्थान पर कुछ समय बाद N माधव राव, क्या है? N माधव राव को तथा DP खेतान के स्थान पर 1948 में उनकी मृत्यु हो जाती है, और उनके स्थान पर TT कृष्णमाचारी को समिति में शामिल किया जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि DP खेतान की जगह किसे संविधान सभा में यानी प्रारूप समिति में सम्मिलित किया गया था? तो TT कृष्णमाचारी को, ठीक है। और BL मित्र के स्थान पे तो N माधव राव को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान के पांडुलेखन समिति में से कौन एक सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ध्यान दीजिएगा, पांडुलेखन समिति में कौन सा एक सदस्य नहीं है? तो पांडुलेखन समिति को ही प्रारूप समिति भी कहा जाता है। तो के अय्यर थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, के मुंशी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति में सम्मिलित नहीं थे। तो इसका आंसर आपका यही हो जाएगा। संविधान सभा में भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो पहले ही मैं बताया था कि 29 अगस्त, कब? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। संविधान की प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को संकल्प पारित करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन हुआ था। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार उस समय थे BN राव। BN राव का पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव जो थे, इनका BN राव का नाम है। कभी कभी फुल फॉर्म पूछे तो बहुत लोग गलत करके चले जाएंगे, क्योंकि लोग अधिकतर BN राव के नाम से ही नहीं जानते हैं। तो इनका पूरा नाम देख लीजिए, बेनेगल नरसिंह राव थे, और ये संवैधानिक सलाहकार के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? तो भारतीय संविधान का जो प्रथम प्रारूप था उसे BN राव ने, यानी बेनेगल नरसिंह राव ने क्या किया था? तैयार किया था। इसकी व्याख्या हम लोग नीचे देखते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया था। BN राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थीं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पहली बार जो संवैधानिक सलाहकार के रूप में पहला जो प्रारूप तैयार किया गया था वो BN राव के द्वारा किया गया था, और उसी पे जो प्रारूप समिति का गठन हुआ है उस पे 7 लोग मिलकर उस पे कुछ, उसमें से जो अच्छी बातें हैं, जो बहुत अच्छी बातें हैं, उनमें से कुछ कंक्लूजन करके, संक्षिप्त करके, उसमें से संविधान को हमारे सामने कुछ चेंज करके, कुछ परिवर्तन करके, कुछ बढ़ा के संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया गया था। लेकिन अगर पूछ देता है कि पहला प्रारूप किसने तैयार किया था, तो BN राव के द्वारा, और उसमें 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो कौन था? BN राव। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
कि भारतीय संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था। यानी संविधान सभा में सर्वप्रथम राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा प्रथम बार स्वीकार किया गया था। व्याख्या रखते हैं, भारत की संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन, अगर अधिवेशन पूछ देता है तो भी बहुत लोग गलत कर देंगे, तो चौथे अधिवेशन 14 जुलाई से लेकर 1947 से 31 जुलाई 1947 ईस्वी तक में 22 जुलाई कहने का तात्पर्य यहाँ पे है कि भारत की जो चौथा अधिवेशन हुआ था उसमें 14 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक होता है, और उसी बीच 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया था। ठीक है। झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? देखिए, झंडा समिति में बहुत कन्फ्यूजन आता है। कभी कभी जेबी कृपलानी देता है, कभी कभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देता है। तो लुसेंट टूसेंट में आप जेबी कृपलानी को देखेंगे और अच्छे बुक पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत का और किसी और राइटर का, उसमें राजेंद्र प्रसाद का देता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या है, भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का उल्लेख किया गया। पहला कि 1931 ईस्वी को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में झंडा समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। शेष 6 सदस्य थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डी.वी. केलकर, हरितकर, पट्टी सैदरमैया, और एक तरत झंडा समिति का गठन किया गया था जो 23 जून 1947 ईस्वी को किया गया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जो अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, श्री रजब कोठारी, के एम मुंशी, B.R. अम्बेडकर। तो यह संविधान निर्मात्री सभा झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया। अभिष्ट विकल्प होगा जेबी कृपलानी किसी झंडा समिति के अध्यक्ष या सदस्य नहीं रहे हैं, जैसा कि देखिए यहाँ पर लिखा गया है, जैसा कि कतिपय अपर्याप्त स्रोतों वाले पुस्तकों में वर्णित मिलता है। तो इसे आप लोग थोड़ा एक बार ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे व्याख्या देखिए, एक क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही है गलत, उसके बारे में दिया गया। तो भारत की संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। तो पहला तो एकदम सही, अभी हम लोग पढ़े हैं। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र 21 तिल्लियाँ हैं, तो ये गलत है क्योंकि 24 तिल्लियाँ होती हैं। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है, तो नहीं, 3:2 है, ये भी गलत है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो आपको क्या लग रहा है कौन सा सही है? केवल पहला ही आपका क्वेश्चन सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, केवल 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए व्याख्या, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 ईस्वी को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था। इस प्रकार कथन 1 सही है, कथन 2 और 3 गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज के बीच 24 तिल्लियाँ हैं और जो झंडा है वो 2 समन्वय 3 है, चौड़ाई और लंबाई करवा, लंबाई और चौड़ाई कर देंगे तो 3 समन्वय 2 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी दोस्तों। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया था और उसी दिन अंगीकृत अधिनियमित कुछ अनुच्छेदों को कर दिया गया था। तो भारतीय संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया। संविधान को अपनाने और उसके पूर्ण होने में पारित होने तथा इसको अंतिम देने की तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हुए थे। तदब संविधान के शेष जो उपबंध थे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को प्रभावी हुए थे। तो अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950। ये यहाँ पे ध्यान देंगे, कब अपनाया गया, कब अंगीकृत किया गया, कब अधिनियमित किया गया, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, और कब लागू किया तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को ही 26 जनवरी को ही सर्वप्रथम 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए थे। इसी कारण संविधान को 26 नवंबर 1949 को लागू करने का प्रस्ताव रखा गया था।
देखिए यहाँ व्याख्या में दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने जाने का संकल्प लिया गया। तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात 26 जनवरी की तिथि अविस्मरणीय बनाने हेतु तो भारत संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो भारतीय संविधान को किससे अपनाया गया? ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, गणतंत्र द्वारा, यानी संवैधानिक सभा द्वारा। यानी भारतीय संविधान को जो था संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। इसकी व्याख्या रखते हैं। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। तो 11वें संविधान 11वें अधिवेशन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? तो भारतीय संविधान द्वारा को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया था या अधिनियमित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे प्रस्तावना के रूप में कुछ बातें दिया गया है, उसे हम देखते हैं। दिया नहीं गया उसी का आंसर समझ लीजिए। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 के द्वारा भारतीय संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। संविधान की प्रस्तावना से उल्लिखित हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए संकल्प अपनी इस संविधान सभा तारीख 26 नवंबर 1949 को मित्र मार्क्सिस्ट सोशल संबंध 2006 द्वारा ये अंगीकृत, अधिनियमित और समर्पित करते हैं। बस उसके बारे में यहाँ पे दिया है। भीमराव अंबेडकर का संविधान में सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो एक बात समझिएगा यहाँ पर, भीमराव अंबेडकर का जो संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, पहले वो पश्चिम बंगाल से निर्वाचित हुए थे, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन होता है तो इसका जो जहाँ से निर्वाचित हुए तो वो पाकिस्तान में चला जाता है इसकी, और बाद में ये अपने पद से त्यागपत्र देते हैं। ये त्यागपत्र नहीं देते हैं, इनके बम्बई से एक रहते हैं एम जयकर रहते हैं, वो अपने पद से त्यागपत्र दे देते हैं और फिर बम्बई प्रेसिडेंट से ये क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। देखिए व्याख्या हम देखते हैं एक बार। 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अंबेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पूना स्टेट के लिए कांग्रेस के एक सदस्य के एम जयकर, कौन थे? के एम जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त की थी। चूंकि विकल्प ये पश्चिम बंगाल है इसलिए अभिष्ट विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूर्वी बंगाल से प्रथम बार निर्वाचित हुए थे। अतः क्या है इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी बम्बई प्रेसिडेंसी से। डॉक्टर भीमराव का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव का जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, और जो मृत्यु हुआ था 1956 ईस्वी में हुआ था। तो इसे आप लोग याद कर लेंगे, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। तो 1891 और 1956। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे देखिए व्याख्या दिया गया है कि भारतीय संविधान का निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था, और मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। तो मृत्यु कब हुआ था? 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को, और जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल को। आप अम्बेडकर जयंती के रूप में मनाते ही हैं, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस वर्ष जनगण मन यानी राष्ट्रगान को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जनगण मनगण यानी राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था, और राष्ट्रगान गाने का जो समय था 52 सेकेंड था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? तो जो राजकीय चिन्ह था क्या था, पहले वो जानने का प्रयास करते हैं हम लोग। जो वाराणसी स्थित अशोक के स्तंभ है वही आपका राजकीय चिन्ह है। तो इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। जो राजकीय चिन्ह अपनाया गया था, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। यह सारनाथ स्थित वाराणसी स्थित अशोक के सिंह स्तंभ शीर्ष की अनुकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि इसका व्याख्या नहीं करना, इसमें कौन सा कथन सही है यही देखना है कि तृतीय गुण में सम्मेलन के विचार की प्रेरित भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में
हुई थी। क्या ये सत्य है? तो क्या लग रहा है आपको? जैसे जानते हैं कि तृतीय गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ है, तो उसमें क्या 1935 के पारित होने के रूप में हुई थी। कहीं ना कहीं उसका संबंध उस गोलमेज सम्मेलन के बाद 1935 ईस्वी के अधिनियम आने में कहीं ना कहीं वो सहायता सहयोग देता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन गठन का उपबंध किया गया था। जी हाँ, सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। यहाँ पे देखिए, नवंबर दिसंबर 1932 ईस्वी में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप में पेश किया और ब्रिटिश शासन के सूबों और भारतीय रियासतों को एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन गठन का प्रदान किया था। नीचे एक कथन है, उसका देखिए क्या कथन सही है और कारण सही है। कह रहा, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसे एक गृहीत संविधान कहा जा सकता है। तो हाँ, क्योंकि कई देशों से ग्रहण किया गया है, तो आपका आंसर भी हो जाएगा। ये और दोनों सत्य, परंतु सही का स्पष्टीकरण यहाँ पे सही नहीं दिया गया है। व्याख्या देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा जल्दी में। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है तथा भारी आवश्यकताओं के मद्देनजर इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी है। दूसरी ओर इससे विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए, अतः इसे गृहीत संविधान भी कहा जा सकता है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों से, परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। किसने कहा है कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित कर देने चाहिए? तो मौलाना आज़ाद जी हैं, उन्होंने कहा ये बात कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित कर देना चाहिए। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। देखिए यहाँ पर वही व्याख्या गया है, वही पेज है, कोई दिक्कत नहीं है। हम नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान सभा के वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित की बात किसने कही है? तो मौलाना आज़ाद ने कही है। व्याख्या देखते हैं, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन भी किया था। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक राजनीतिक दल रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि स्वतंत्र हो जाए भारत तो भारत राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या करना चाहिए? उसे भंग कर दिया जाना चाहिए, उसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। महात्मा गांधी ने इस बात को कहा है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान की निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों एवं भावनाओं के महत्व को कम करके आंका गया है। ये किसने कहा है? तो आइवर जेनिंग्स ने। यह कथन आइवर जेनिंग्स का है। वो कहते हैं कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान की निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं को कम करके आंका गया है। ये आइवर जेनिंग्स का कथन है। इन्होंने कहा है उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में जो अल्पसंख्यक हैं उनके हितों को, भावनाओं को कम करके उनके महत्व को न्यूनतम रखा गया है। और ये आइवर जेनिंग्स का बहुत बार कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, जिसे आप लोग एक बार नोटबुक पे जरूर लिखेंगे। किसने कहा संविधान सभा कांग्रेस और कांग्रेस भारत था? तो ऑस्टिन ने कहा है। इसे भी आप लोग एक नोटबुक में लिखिए। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार गेनेविल ऑस्टिन का है और इनकी एक पुस्तक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें ये वक्तव्य वर्णित है, इसे आप ध्यान रखिएगा। संविधान सभा कांग्रेस था और कांग्रेस भारत था। कहने का तात्पर्य है कि जो संविधान सभा था उसमें थे अधिकतर लोग कांग्रेस थे और जो कांग्रेस के नेता थे वही उस समय भारत समझा जाता था। तो इन्हें कहने का तात्पर्य यही है। और इस कथन को किसने कहा है? तो गेनेविल ऑस्टिन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो लगता है ये लास्ट पेज था। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब करिए। और देखिए दोस्तों, मैं ऐसे ही इतिहास का और पूरा आपका पॉलिटी का पूरा आपका घटना चक्र लाऊंगा, फिर उसके बाद ऑनलाइनर लाऊंगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वाइट बोर्ड पे भी आपके सामने जो अच्छे अच्छे टॉपिक हैं पूरा इतिहास आपको पढ़ा के उस पर समाप्त कर दिया जाए, जिससे आपकी एक अच्छी तैयारी हो सके और एक उम्दा
रूप से आप अपनी तैयारी को करके देखिए, लॉकडाउन का जो समय है आप उसका यदि सदुपयोग कर लेते हैं तो निश्चित है आने वाला साल आपके लिए क्या होगा। जो एक जिसकी आस लगाए हुए हैं कि हमको तैयारी करने का समय नहीं मिलता है, तो भले ही हमारा रोज़गार चला गया हो, आपके पास कई लोग जॉब करके तैयारी कर रहे होंगे, कई लोग रूम लेके तैयारी कर रहे होंगे, घर पे रह रहे होंगे, लेकिन मैं ये दावा करता हूँ कि जो छात्र और छात्राएँ इस सही समय का यदि सदुपयोग कर लेते हैं तो आने वाला साल उनकी खुशियों का होगा, अन्यथा उनको पछताना पड़ेगा। क्योंकि 2022 में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसमें कहीं ना कहीं भर्तियां निकलेंगी, तो सही समय है। जो कहते थे हमें पढ़ने का समय नहीं मिल पाता है, जॉब करना भले ही कठिनता का स्तर है, मन से आपको कहीं ना कहीं धन की आवश्यकता पड़ती होगी, तो उस बात को, उस कष्ट को सहिए और एक मन से अपने आप को पढ़ने का प्रयास करिए, जिससे आपको जल्द ही सफलता मिलेगी अगले साल दोस्तों। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।